नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रायोरिटी एल्गोरिदम के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि हमारी प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी शब्द का क्या मतलब है। तो दोस्तों प्रायोरिटी का मतलब होता है कि जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी मतलब जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हमारी ज़्यादा है उस प्रोसेस को हम सीपीयू को पहले एलोकेट करते हैं। ठीक है, प्रोसेस विद हायर प्रायोरिटी इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन एंड द प्रोसेस विद सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मतलब कि जो प्रोसेस हमारी हायर प्रायोरिटी लेकर बैठी हैं उनको हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरीके से हमारा प्रोसेस चलता रहता है कि जैसे जैसे प्रायोरिटी को देखते जाएंगे, जिस प्रायोरिटी की हमारी जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हमारी ज़्यादा होती है उस प्रोसेस को हम सीपीयू उसी के अकॉर्डिंग देते चले जाते हैं। ठीक है, अगर अब कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो मल्टीपल प्रोसेसिंग अराउंड 3 to 4 प्रोसेस आपके पास ऐसी है जिनकी प्रायोरिटी सेम है, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप फॉलो करोगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम का। मतलब कि इस केस में आप उसका अराइवल टाइम देखोगे कि कौन सी प्रोसेस हमारी पहले आई है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। इन द केस ऑफ सेम प्रायोरिटी मतलब जहाँ पर सबकी प्रायोरिटी सेम होगी उस केस में हम क्या फॉलो करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम एक न्यूमेरिकल इसका प्रायोरिटी एल्गोरिदम का सॉल्व करते हैं। प्रायोरिटी एल्गोरिदम को दोनों टाइप से सॉल्व करेंगे, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीएम्प्टिव की। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम मोड क्या फॉलो करने वाले हैं, प्रीएम्प्टिव, और क्राइटेरिया क्या है हमारा, प्रायोरिटी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 प्रोसेस ले रखी है। उन प्रोसेस की का जो अराइवल टाइम है वो मैं ले लेती हूँ 0, 1, 2 एंड 4। ठीक है, बर्स्ट टाइम मैं क्या ले लूँ, मैं ले लेती हूँ 5, 4, 2 ले लो यहाँ पे 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रायोरिटी अगर दूँ तो क्या दे सकती हूँ, 20, इसकी 30 दे देती हूँ, इसकी 40 दे देती हूँ, इसकी 55 दे देती हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हायर प्रायोरिटी, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी हाई है मतलब उसको सीपीयू पहले मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दैट मीन्स हायर द नंबर, दैट मीन्स हायर द प्रायोरिटी, मतलब जो नंबर हाई है वो प्रायोरिटी हाई है हमारी। ठीक है, अगर सबसे पहले मुझे एल्गोरिथम मतलब मैं यहाँ पे निकालना चाहती हूँ एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, ये निकालना है मुझे। उसके लिए अब सबसे पहले मुझे गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, गैंट चार्ट बनाने के लिए मैं क्या लूँगी, हाँ मैंने आपसे पहले भी बोला था कि कोई भी एल्गो आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी, चाहे वो राइन रॉबिन है, चाहे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आप कर चुके वो है, प्रायोरिटी है, कोई भी एल्गो आप कर रहे हो, आपका जो स्टार्टिंग होगी वो आपकी होगी 0 से। मतलब अराइवल टाइम मतलब स्टार्टिंग में आप क्या लेकर चलोगे, 0 कैलकुलेट करके चलोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 पे कोई प्रोसेस आई है, बिल्कुल 0 पे हमारी P1 प्रोसेस है, उसका बस टाइम हमारा 5 है और उसकी प्रायोरिटी हमारी 20 है। अब देखो इसकी प्रायोरिटी 20 है। अब मैंने आपसे पहले भी बोला था जब हमारे पास रेडी क्यू में सिर्फ एक ही प्रोसेस है तो उस केस में कोई कुछ नहीं कर सकता, जो प्रोसेस है उसी को हमें सीपीयू देना पड़ेगा। ठीक है, हम इसमें नहीं देखेंगे, हम कहाँ पे क्राइटेरिया देखेंगे, जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होंगी। अभी फिलहाल तो हमारे पास एक ही प्रोसेस है तो हम P1 को इसके अंदर डाल के चलते हैं, मतलब सीपीयू P1 को देकर चलेंगे। और ठीक है, यहाँ पे हम देंगे P1 को। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे मोड क्या ले रखा है, प्री एम्पटिव। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे अगर ये एम्पटिव हो, नॉन प्री एम्पटिव होता तो मुझे P1 को पूरा बस टाइम के अकॉर्डिंग उसे चलाना पड़ता। अब यहाँ पे मैंने मोड क्या लिया है, प्री एम्पटिव। दैट मीन्स मैं इसे 1 मिलीसेकेंड के लिए ही चलाऊंगी, देन उसके बाद इसके पीपीयू को रिलीज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए P1 का बस टाइम कितना हो चुका है, यहाँ पे 4 हो चुका है। ठीक है, अब 1 पे देखिए, 1 पे मेरी प्रोसेस आ गई है P2 का बस टाइम कितना है, 4 है। ठीक है, अभी 0 पे मैं चला चुकी हूँ, 1 पे हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ 1 प्रोसेस है। यहाँ पर मैं P2 को एलोकेट कर दूँगी। ठीक है, उसको मैं 1 मिलीसेकेंड के लिए चलाऊँगी, 1 यूनिट इधर आ जाएगा मेरा 2। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से भी इसका बस टाइम कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए 2 पे मेरी एक और प्रोसेस आई, वो है मेरी प्रोसेस P3। ठीक है, P3 प्रोसेस मेरे 2 पे आई है। यहाँ पे देखिए मेरा P3 प्रोसेस का बस टाइम है 2, प्रायोरिटी है 40, बट अभी मेरे पास 0, 1, 3, इन तीनों को देखिए 3 प्रोसेस मेरे पास है। ठीक है, इनका बस टाइम ये है, प्रायोरिटी है इसकी 20, 30 एंड 40। ठीक है, अभी यहाँ हम देखेंगे P3 की प्रायोरिटी हमारी ज़्यादा ही है, 40 है। इन तीनों को कंपेयर करेंगे, हम तीनों में हमारे रेडी क्यू में है। ठीक है, 3 प्रोसेस है हमारे पास। जब हमारे पास 0 पे थे हम, तब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें उसी को ही एलोकेट करनी थी, बिकॉज हमारे पास कोई अदर प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास 1 पे मेरे पास 2 आ गई,
20 और 30 के साथ मैंने P2 को एलोकेट कर दिया, बिकॉज 30 हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी है P2 की, इसलिए मैंने CPU P2 को दे दिया। अब मेरे पास रेडी क्यू में 3 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस P1, P2 एंड P3, ठीक है, जिसका बर्स्ट टाइम है 4, 3 एंड 2। प्रायोरिटी है 20, 30, 40। अब देखो प्रायोरिटी क्या है 40 मतलब दैट मीन्स मैंने बताया हायर द नंबर देन दैट मीन्स हायर द प्रायोरिटी, ठीक है, मतलब 40 हमारा मतलब P3 की प्रायोरिटी हमारी ज़्यादा है। दैट मीन्स मैं अपना प्रोसेस इसको मतलब अपना CPU इसको प्रोसेस को दे दूंगी। कितने यूनिट ऑफ टाइम चलाऊंगी 1 मतलब 3 पे मैंने अपना CPU उससे ले लिया। अब देखिए अभी भी हमारे पास ये 3 प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस P4 हमारी आ रही है 4 पर, 4 उसका अराइवल टाइम है, ठीक है। P3 के पास अभी भी हमारे इसके अंदर 3 प्रोसेसेस हैं। अब इसका बस टाइम हमारा क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो अभी भी P3 की प्रायोरिटी हमारी ज़्यादा है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा P3 की प्रायोरिटी है, जिसका बर्स्ट टाइम अभी हमारा 1 रिमेनिंग है। तो मैं यहाँ पे P3 को दे सकती हूँ बिकॉज इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। 4 तक मैंने इसको चलाया। अब ये प्रोसेस हमारी रनिंग मतलब रन हो चुकी है, ये यहाँ से हट चुकी है, अब इसका कोई कंसेप्ट नहीं, ठीक है। ये हमारी पूरी रन हम कर चुके हैं इसको। अब देखिए P4 मैं 4 तक चली गई, 4 पे मेरा क्या आ गया प्रोसेस P4 हमारी आ चुकी है, ठीक है। 4 बर्स्ट टाइम 1 है, उसकी प्रायोरिटी कितनी है 55। अब देखिए मेरे पास प्रोसेस कितनी है रेडी क्यू में P1, P2 एंड P4, P3 तो मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए P4 पे देखिए मेरी बर्स्ट टाइम 1 है और प्रायोरिटी कितनी है 55। 20, 30, 55, 50 इज मोर नंबर एज कम्पेयर टू 20 एंड 30, तो हम CPU P4 को एलोकेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। P4 को मैंने यहाँ पे CPU एलोकेट कर दिया, 1 यूनिट ऑफ टाइम ही इसको चलाना है, इसको नीड ही इतनी है, ठीक है। यहाँ से ये प्रोसेस गई, ठीक है, ये प्रोसेस खत्म। अब क्या बची है प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2। अब देखिए प्रोसेस P1 एंड प्रोसेस P2 में हायर प्रायोरिटी किसकी है प्रोसेस P2 की, तो मैं यहाँ पे प्रोसेस P2 को एक साथ ही चला देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हायर ही आने वाली है, क्योंकि 20 हमारा कम है 30 ज़्यादा है, इसको 3 यूनिट ऑफ मत के लिए चाहिए। या तो एक एक करके चलाओ या एक साथ चलाओ, बात एक ही पड़ने वाली है, मैं यहाँ पर एक साथ चला दे रही हूँ, ठीक है। 5 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास अब ये प्रोसेस भी खत्म, अब एक ही प्रोसेस बची है, उसको हम अपना CPU दे देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रोसेस P1, कितने यूनिट ऑफ टाइम चलेगी हमारी 4 बचा है, इसमें यहाँ जाएगा हमारा 12, ठीक है। ये हमारा बन गया गैंट चार्ट, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए आगे हम इसका कैलकुलेट करने वाले हैं, इसका टर्नअराउंड टाइम। टर्नअराउंड टाइम क्या होता है हमारा एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। अब देखिए P1 का एग्जिट टाइम क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो 12 है, ठीक है, यहाँ पे मैं 12 लिख दूंगी, माइनस एग्जिट अराइवल टाइम क्या है इसका 0, डाल दिया 0। P2 का देखिए P2 का एग्जिट टाइम है 8, ठीक है। P2 हमारी यहाँ पे भी चली है, उसके बाद P2 हमारी यहाँ चली है, तो इसका एंड में एग्जिट टाइम क्या आया है 8, और अराइवल टाइम देखिए इसका क्या है 1। P3 की देखिए P3 भी हमारा 2 टाइम चला है, लास्ट में हमारा 4 पे एग्जिट हुआ है ये, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 4, और अराइवल क्या है P3 का 2, ठीक है। अब हम P4 की बात करेंगे, लास्ट प्रोसेस हमारी चली है 5 तक, मतलब 5 पे एग्जिट टाइम इसका 5 आया है, और अराइवल टाइम क्या था इसका P4 का 4, ठीक है। अब देखिए इसका टर्न अराउंड टाइम हमारा क्या आने वाला है 12 - इज इक्वल टू 12, 7, 2, 1, ठीक है। अब इनको प्लस करिए, क्या आएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए 12 + 7 + 2 + 1 इज इक्वल टू 22, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 5.5, ठीक है। ये आ गया इसका टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम, उसके लिए मैं क्या करूँगी टर्न अराउंड का टाइम क्या है P1 का 12, P2 का टर्न अराउंड टाइम 7, P3 का 2, P4 का 1, ठीक है। इसमें से मुझे क्या माइनस करना है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम देखिए 5, 4, 2, 1, 5, 4, 2, 1, देखो क्या आने वाला है वेटिंग टाइम मेरा 12 - 5 इज इक्वल टू 7, 7 - 4 इज इक्वल टू 3, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 7 + 3 एवरेज वेटिंग टाइम मैं निकालूँ तो इन सबको प्लस करेंगे, 7 + 3 + 0 + 0 इज इक्वल टू 10, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू
0.5 मिली सेकेंड, ये आ गया मेरा एवरेज वेटिंग टाइम। तो होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे वर्जन की बात करेंगे, दैट इज नॉन प्री एम्पटिव, मतलब कि वहाँ पर हम अपने सीपीयू को फोर्सफुली वहाँ तक नहीं ले सकते, मतलब जब तक हमारा प्रोसेस रन नहीं हो जाता, एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक हम सीपीयू को वहाँ पे मतलब फोर्सफुली वहाँ से सीपीयू नहीं खाली करा सकते, नहीं रिलीज करा सकते। ठीक है, ये हम समझेंगे अपने अगली वीडियो में कि प्रायोरिटी एल्गोरिथम का नॉन प्री एम्पटिव वर्जन किस तरीके से एज अ न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। धन्यवाद दोस्तों।